अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि दुनिया एक खतरनाक जगह है, उन लोगों की वजह से नहीं जो बुरे हैं, बल्कि उन लोगों की वजह से जो इसके लिए कुछ करते नहीं। और हाल ही में दिल्ली में हुए धमाके की खबर ने इस बात को एक बिल्कुल अलग नजरिए से हमारे सामने रख दिया है और एक ऐसा सवाल खड़ा किया है जो दिमाग को मतलब झकझोर देता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हाँ, कि समाज के सबसे पढ़े लिखे कामयाब लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी स्कॉलर, वो अचानक सबको छोड़कर सामूहिक हत्या के रास्ते पर क्यों चल पड़ते हैं। ये एक ऐसी पहेली है जो सालों से सुरक्षा एजेंसियों और आप कह सकते हैं कि समाजशास्त्रियों को भी परेशान करती आई है। बिल्कुल, हमें तो यही लगता है कि शिक्षा इंसान को तर्कसंगत बनाती है, मानवीय बनाती है, लेकिन ये घटनाएं ये तो इस पूरी धारणा पर ही सवाली निशान लगा देती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ में द प्रिंट में छपा एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है और हम इसी के सहारे इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। तो आज की हमारी पड़ताल इसी पर है। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि कश्मीर में जिहाद की सोच कैसे बदल रही है, बल्कि ये भी जानना है कि इसके पीछे कौन सी विचारधारा और कौन से सामाजिक राजनीतिक हालात काम कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है समझना। और मैं ये भी कहूंगा कि ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि आंतरिक सुरक्षा और समाज से जुड़े कई अहम पहलुओं को समझने की एक केस स्टडी है। ये खासतौर पर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बहुत अहम हो सकती है। सही बात है। तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत सुलझाना शुरू करते हैं। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी कहानी से जो किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। सही कहा, कहानी है कफील अहमद की, एक भारतीय जो बेलफास्ट में पीएचडी कर रहा था। सोचिए, पीएचडी स्कॉलर। उसने ग्लासगो हवाई अड्डे पर अपनी जीप को टर्मिनल से टकरा गया और जीप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सिलेंडर भरे थे। मतलब इरादा एक बहुत बड़े धमाके का था। बहुत बड़ा, लेकिन उसका बनाया हुआ डिटोनेटर फेल हो गया और वो खुद ही अपनी गाड़ी में लगी आग में झुलस गया। ये बात हजम करना ही मुश्किल है कि विज्ञान की इतनी गहरी समझ रखने वाला कोई व्यक्ति इस रास्ते पर चला जाए। और जैसा कि लेख बताता है, ये कोई इक्का दुक्का मामला तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। दिल्ली धमाके के ताने बाने में भी कश्मीर के 4 और लखनऊ के 1 डॉक्टर का नाम सामने आया है। तो हम फिर उसी बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं। क्या हमारी ये सोच कि शिक्षा कट्टरपंथ का इलाज है, क्या ये पूरी तरह से गलत है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सारे मामले अपवाद हैं या हम किसी बड़े ट्रेंड को नजरअंदाज कर रहे हैं? तो रिसर्च क्या कहती है इस बारे में? दिलचस्प बात यह है कि रिसर्च ये बताती है कि हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। अच्छा? हाँ, 2 विद्वान हैं, डिएगो गैम्बिटा और स्टीफन हर्टॉग। उन्होंने अपने शोध में पाया कि जिहादी संगठनों में इंजीनियरों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा होती है। इंजीनियरों की संख्या ज्यादा होती है? कहीं ज्यादा। और इसी तरह एक और स्कॉलर हैं सी क्रिस्टीन फेर। उनका अध्ययन कहता है कि आतंकवादी अक्सर अपने समाज के औसत इंसान से ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। अरे वाह, मतलब ये पूरा नैरेटिव के मदरसों से या अनपढ़ लोग ही आतंकवाद की तरफ जाते हैं, वो असल में सच नहीं है। डेटा तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। बिल्कुल, ये एक असुविधाजनक सच है। आप देखिए, अल-कायदा का अयमान अल-जवाहिरी जी, वो एक सर्जन था। सही बात है। 1993 मुंबई धमाकों का आरोपी डॉक्टर जलीस अंसारी। मतलब इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। तो दिल्ली में डॉक्टरों का एक आतंकी सेल बनाना जितना चौंकाने वाला है, उतना ही ये एक पुराना और खतरनाक पैटर्न को दोहराता भी है। एकदम। ठीक है, तो अगर पढ़े लिखे लोगों का कट्टर बनना कोई नई बात नहीं है, तो फिर इस दिल्ली वाले मामले में नया क्या है? मतलब क्या कुछ अलग हो रहा है इस बात, जो हमें समझना जरूरी है? हाँ, और यहीं पर द प्रिंट का लेख एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ, एक बहुत जरूरी पॉइंट की तरफ इशारा करता है। वो क्या है? असल सबक ये है कि कश्मीर में जिहादियों की एक नई नस्ल तैयार हो रही है और उसकी सोच, उसकी रणनीति दोनों ही पुरानी पीढ़ी से बिल्कुल अलग है। कैसी अलग है? लक्ष्य तो उनका वही होगा, कश्मीर। तो फिर रणनीति में क्या बदलाव आया है? बदलाव बहुत बड़ा है, एक बुनियादी बदलाव है। ये नई पीढ़ी मानती है कि कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई वो श्रीनगर की गलियों या पीर पंजाल के जंगलों में भारतीय सेना से लड़कर नहीं जीती जा सकती। तो फिर कैसे जीती जा सकती है? उनका मानना है कि अगर भारत को झुकाना है तो चोट वहां करनी होगी जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। यानी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में? बिल्कुल। ये तो बहुत खतरनाक सोच है, लेकिन क्या ये विचार बिल्कुल नया है? मुझे याद है लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन भी तो ऐसी बातें करते थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विचार नया नहीं है, लेकिन इसका जो संदर्भ है वो नया है।
25 साल पहले हाफिज मोहम्मद सईद इस्लामाबाद के मंच से लाल किले पर झंडा फहराने की कस्में खाता था। हाँ, याद है। पाकिस्तानी ISI भी हमेशा से इस रणनीति की वकालत करती आई है, लेकिन तब हमलों को अंजाम देने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी होते थे। आप 2001 का संसद हमला देखिए या 2008 का मुंबई हमला, उनमें कश्मीरी लगभग ना के बराबर थे। सही। फर्क अब ये है कि इस पैन इंडिया हमले की रणनीति को अब स्थानीय कश्मीरी समूह अपना रहे हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से इंडियन मुजाहिदीन यानी IM की प्लेबुक से एक पन्ना निकालने जैसा हुआ। एकदम सटीक। इंडियन मुजाहिदीन भारत का अब तक का सबसे घातक आतंकी नेटवर्क था, और इसकी शुरुआत भी कहां से हुई? कर्नाटक के भटकल में अल इस्बाह नामक एक छोटे से स्टडी सर्कल से। आज कश्मीर में जो हो रहा है वो उसी कहानी का एक नया अध्याय लगता है। जाकिर भट्ट जैसे जिहादियों ने ISI के कंट्रोल वाले पारंपरिक गुटों से अलग होकर अल-कायदा से जुड़ा संगठन बनाने की कोशिश की थी, ताकि वो पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह किए बिना जब चाहें जहां चाहें भारत पर हमला कर सके। बिल्कुल। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। लेकिन सवाल ये है कि ये सोच, ये नफरत, ये आग कहां से रही है? इस आग को हवा कहां से मिल रही है? लेख में श्रीनगर के एक मौलवी इरफान अहमद और उसके स्टडी सर्कल का जिक्र है, जिसमें कई डॉक्टर शामिल थे। वो लोग आखिर क्या पढ़ और समझ रहे थे? और यहीं हम इस मुद्दे की सबसे गहरी और सबसे जटिल परत तक पहुंचते हैं। विचारधारा की लड़ाई। विचारधारा की लड़ाई। हाँ, और ये कोई नई लड़ाई नहीं है। इसकी जड़ें 18वीं सदी के भारत में है। 18वीं सदी? हाँ। उस वक्त के एक बड़े धर्मशास्त्री थे शाह वलीउल्लाह देहलवी। उन्होंने मुगल साम्राज्य का पतन देखा और मुस्लिम शासकों से कहा कि वो गैर मुसलमानों के खिलाफ जिहाद करें और इस्लामी पहचान को बचाएं। तो ये एक तरह से असुरक्षा और पहचान के संकट से उपजी विचारधारा थी। हाँ, और उनके बेटे शाह अजीज इस विचार को एक कदम और आगे ले गए। उन्होंने ऐलान किया कि भारत अब दारुल हर्ब है। दारुल हर्ब मतलब युद्ध की भूमि। हाँ, इसे ऐसे समझिए, ये कहना कि अब हम अपने ही घर में अजनबी हो गए हैं और घर का असली मालिक कोई और है। ये एक बहुत शक्तिशाली, भावनात्मक और राजनीतिक विचार था, जिसने बाद में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोहों को प्रेरित किया होगा। बिल्कुल। लेकिन 1947 में आजादी के बाद तो हालात बदल गए। तब तो एक नया देश बना, एक नया संविधान आया। तब इस विचारधारा का क्या हुआ? तब एक नई सहमति बनी। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे बड़े नेताओं और धर्मशास्त्रियों ने तर्क दिया कि आजाद भारत न दारुल हर्ब है और न ही दारुल इस्लाम। उन्होंने इसे दारुल अमन कहा। दारुल अमन यानी शांति की भूमि। शांति की भूमि, जहां मुसलमानों के अधिकार एक नागरिक के तौर पर सुरक्षित हैं। और दारुल उलूम देवबंद जैसे बड़े मदरसों ने भी इस बात को माना। एक तरह से ये नए भारतीय गणराज्य के साथ एक शांति का समझौता था। तो फिर ये शांति का समझौता टूटा कैसे? ये दारुल हर्ब वाली पुरानी बहस आज के दौर में दोबारा जिंदा कैसे हो गई? ये समझौता 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद दरकने लगा। हैदराबाद के एक धर्मशास्त्री थे अब्दुल अलीम इस्लाही। उन्होंने इस आम सहमति को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि भारत अब दारुल कुफ्र बन गया है। दारुल कुफ्र यानी अविश्वासियों की भूमि। हाँ, उनका मानना था कि भारत में मुसलमानों को योजनाबद्ध तरीके से खत्म करने की साजिश हो रही है। और इंडियन मुजाहिदीन ने इसी विचार को अपना लिया। बिल्कुल। जमाते इस्लामी ने तो इस्लाही को उनके विचारों के लिए निकाल दिया, लेकिन इंडियन मुजाहिदीन के पढ़े लिखे बेचैन नौजवानों ने उनकी बातों को हाथों हाथ लिया। और लेख के अनुसार आज यही विचारधारा कश्मीर में इरफान अहमद जैसे लोगों के स्टडी सर्कल में फिर से पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। हाँ, और जब इन डॉक्टरों को अफगानिस्तान जाने का रास्ता नहीं मिला तो उन्हें लगा कि अब अपने ही देश में युद्ध करना ही एकमात्र विकल्प बचा है। तो एक तरह से ये 18वीं सदी की एक बहस है जो 21वीं सदी में दोबारा जिंदा हो गई है। जी, और आज के राजनीतिक और सामाजिक हालात उसे खाद पानी दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। विचारधारा हमेशा शून्य में काम नहीं करती। उसे पनपने के लिए एक खास तरह का माहौल चाहिए होता है। तो फिर वो माहौल क्या है? लेख कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में क्या कहता है? ये विचारधारा आज के युवाओं के बीच जमीन कैसे हासिल कर रही है? लेख 2019 के बाद के कश्मीर पर खास ध्यान दिलाता है। सबसे पहली और बड़ी वजह है एक राजनीतिक शून्य का पैदा होना। राजनीतिक शून्य? हाँ, जब मुख्य धारा की राजनीति कमजोर हो जाती है और लोगों को अपनी बात कहने का कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं मिलता, तो वो जगह चरमपंथी विचारधाराओं के लिए खाली हो जाती है। और नौजवान, उनकी क्या स्थिति है? उनमें एक गहरी निराशा है, बेबसी है।
लेख बताता है कि बड़ी तादाद में युवा या तो नशे की गिरफ्त में है या फिर कट्टर धार्मिकता में सुकून ढूंढ रहे हैं। उन्हें अपने भविष्य में कोई उम्मीद नहीं दिखती। जब एक नौजवान के लिए सरकार का चेहरा सिर्फ एक वर्दी और एक बंदूक हो और मुख्य सड़क पर लगा सैन्य चेक पोस्ट ही स्टेट के साथ उसका रोज का संपर्क बिंदु हो, तो संवाद की गुंजाइश कहाँ बचती है? ये बहुत अहम बात है। और जब यही नौजवान पढ़ाई या काम के लिए कश्मीर से बाहर भारत के दूसरे शहरों में जाता है, तब क्या होता है? तब उसे एक और सच्चाई का सामना करना पड़ता है। देश में बढ़ते मुस्लिम विरोधी माहौल की खबरें और कभी-कभी व्यक्तिगत अनुभव वो उसे और ज्यादा अलग थलग कर देते हैं। तो नतीजा ये होता है कि वो अपने समुदाय के एक छोटे से दायरे में सिमट कर रह जाता है। हाँ, और उस दायरे में कट्टरपंथी विचार आसानी से अपनी पकड़ बना लेते हैं। इसका मतलब साफ है, ये सिर्फ एक कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। जब तक इन गहरी राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक ये चक्र चलता रहेगा। बिल्कुल। सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और इन डॉक्टरों के सेल को नाकाम करना उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन वो सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, बीमारी की जड़ का नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि हमारे सामने चुनौती दोहरी है। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे नेटवर्कों को तोड़ना है, तो दूसरी ओर कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती उस राजनीतिक और वैचारिक जमीन को सुखाना है जिस पर यह कट्टरपंथी की फसल उगती है। बिल्कुल। और इसी बात पर मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो नीति और प्रशासन में रुचि रखते हैं। अगर ये लड़ाई सच में दिलों और दिमागों को जीतने की है, तो एक नीति निर्माता के तौर पर सोचें, सिर्फ बंदूक के जोर पर नहीं, बल्कि विचारों के स्तर पर इस चुनौती का सामना कैसे किया जाए। एक असरदार जवाबी रणनीति या काउंटर नैरेटिव कैसा दिखना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको, समाज और सरकार दोनों को मिलकर सोचना होगा। इस विषय पर और ऐसे ही दूसरे विश्लेषणों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।